क्या होता है जब कोई सुंदरी कक्षा में प्रवेश करती है और नियम तोड़ने के लिए तैयार होती है, और जब कोई छात्र उसे विशेष ध्यान देना शुरू करता है, तो बूढ़ा शिक्षक अपनी भावनाओं को कब तक नियंत्रित कर सकता है? आइए जानें। ये एक युवा छात्र की कहानी है जो एक बूढ़े शिक्षक से प्यार करता है और उसके साथ निजी तौर पर रहने के लिए तैयार है। फिल्म की शुरुआत जोसेफ स्वेन से होती है, जो एक मध्यम आयु वर्ग का स्कूल शिक्षक है। बचपन में एक चोट के कारण वो लंगड़ाता है और एक बेंत पर निर्भर रहता है। वो अपनी बुजुर्ग मां के साथ एक खेत में रहता है और दैनिक घरेलू काम संभालता है। स्कूल में वो अपने छात्रों को सूचित करता है कि स्कूल जल्द ही बंद हो सकता है। इस घोषणा के दौरान कैथरीन व्हीलर नाम की एक 18 वर्षीय नई छात्रा कक्षा में आती है। आप कौन हो सकती है? कैथरीन व्हीलर, वो जवाब देती है। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें आपकी पसंदीदा मूवी रिकैप लाने में मदद करेगा। एक लड़का अपनी टोपी उतारता है और तुरंत अपने बाल बनाता है ताकि कैथरीन उसे नोटिस करे, ये नहीं जानते हुए कि वो पुराने प्रोफेसर में अधिक रुचि रखेगी। काम के बाद जोसेफ रोजली के साथ स्कूल के बंद होने के बारे में बात करता है। एक विधवा जिसकी वो मदद कर रहा है और शादी करने की योजना बना रहा है। अगली सुबह नाथन व्हीलर, एक सेवानिवृत्त मेजर और कैथरीन के पिता जोसेफ के खेत का दौरा करते हैं। वो कैथरीन के घोड़े को जोसेफ के अस्तबल में रखना चाहते हैं और प्रति माह $175 का भुगतान करने की पेशकश करते हैं। जोसेफ बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाते हैं। इसके बाद कैथरीन घोड़े की सवारी करती है और अस्तबल में वापस आ जाती है। वो जोसेफ से कहती है कि अगर वो बातचीत करे तो उसके पिता उसे $200 देंगे। जोसेफ ने जवाब दिया कि वह जानता है। तब कैथरीन ने पूछा कि वो कब अस्तबल में जा सकती है और जोसेफ ने उसे देखते हुए जवाब दिया, जब वह चाहेगी। बाद में जोसेफ कैथरीन को वापस ले जाता है और उसे बताता है कि शिक्षक के रूप में ये उसका आखिरी साल है। वो पूछती है, डॉक्टर जोसेफ को बताते हैं कि उनकी हालत और खराब हो जाएगी और उनके पास बस कुछ महीने बचे हैं। उनका सुझाव है कि उनके लिए अस्पताल में रहना बेहतर होगा। अगले दिन काम के बाद जोसेफ अस्तबल में जाता है और कैथरीन को चुपचाप अटारी में लेटा हुआ पाता है। तुम्हें पता था कि मैं यहां हूं, वो कहती है। तुम सही हो, वो जवाब देता है। वो उसके साथ जुड़ जाता है और वो अपनी भावनाओं का सूक्ष्मता से संकेत देती है। कुछ शारीरिक हरकतों से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। जोसेफ तुरंत चला जाता है, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का दृढ़ निश्चय करता है। हालांकि अपने नीरस जीवन पर विचार करने के बाद वो तय करता है कि थोड़ा उत्साह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो वापस आता है और वे निकटता का एक पल साझा करते हैं जो नाथन को दूर ले जाता है। कुछ दिनों बाद स्कूल बोर्ड जोसेफ को बताता है कि वो शहर के स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसने अपने व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम पूरे नहीं किए हैं। बिना किसी परेशानी के जोसेफ उन्हें विदा करता है, उन्हें अपनी बात कहता है और घर चला जाता है। बाद में रोजली जोसेफ से पूछती है, क्या बिस्तर पर साथ लेटे हुए शादी करने का समय आ गया है? लेकिन प्रोफेसर के पास कैथरीन के साथ कुछ और शरारती योजनाएं हैं। अगले दिन डॉक्टर इवांस जोसेफ से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि एक अन्य शिकार प्रेमी मेजर व्हीलर ने पास में एक कोयोत देखा था। इवांस, जो शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा महसूस कर रहा था, जोसेफ को अपनी शिकार राइफल उपहार में देता है। जोसेफ अस्तबल में वापस आता है जहां कैथरीन घोड़े पर लेटी हुई उसका इंतजार कर रही होती है। वे दोनों भावुकता से निकटता के क्षण साझा करते हैं। इस उम्र में एक छोटी लड़की के साथ जोसेफ की खुशी की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसकी खुशी तब फीकी पड़ जाती है जब उसकी मां उसे रोसली से शादी करने और उसे हनीमून पर ले जाने के लिए कहती है। बेचारा प्रोफेसर। बाद में एक पाठ के दौरान जोसेफ अपने छात्रों को निबंध लिखने के लिए कहता है। कैथरीन एक नोट लिखने के अवसर का उपयोग करती है जिसमें वह उससे मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। बाद में गाड़ी चलाते समय
जोसेफ कैथरीन से इस तरह के अस्पष्ट नोट छोड़ने के बारे में शुक्र है। कैथरीन ने खुलासा किया कि ये सिर्फ एक मजाक है, वो गर्भवती नहीं है। बाद में जोसेफ अपनी दूसरी नाव रोसली के साथ खरीदारी कर रहा है और बाद में व्हीलर के साथ शिकार पर चला गया। एक सुबह कैथरीन ने जोसेफ को उपहार के रूप में 20 साल पुरानी बोरबॉन की एक बोतल दी और खुशी का एक पल बिताना चाहती थी, लेकिन जोसेफ उसकी मां के बारे में पूछकर उसे अनदेखा कर देता है। कैथरीन अपने अतीत, विशेष रूप से अपनी मां के संघर्षों के बारे में बात करने से बचती है और ध्यान वापस जोसेफ पर केंद्रित करती है। बाद में डॉ इवांस अप्रत्याशित रूप से अस्तबल में चले जाते हैं और उन्हें एक साथ पाते हैं। बाद में जोसेफ एक कैफे में इवांस से मिलता है। जो उसने देखा उससे हैरान होकर इवांस पूछता है कि ये कब से चल रहा है। जोसेफ सब कुछ कबूल कर लेता है। स्कूल पार्टी में रोजली ने जोसेफ को बिस्तर पर साथ समय बिताने के लिए अपने घर बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके मना करने से आहत होकर रोजली चली गई। जब जोसेफ घर लौटता है तो उसकी मां कैथरीन के साथ उसके रिश्ते के बारे में उससे सवाल करती है और पूछती है कि ये कब तक जारी रहेगा। जोसेफ के जवाब देने से पहले उसकी मां बीमार हो जाती है, जिससे उसे बातचीत से बचने का बहाना मिल जाता है। हालांकि उसकी मां के शब्द जोसेफ को उसके कार्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। वो रोजली के पास जाने और माफी मांगने का साहस जुटाता है। वो बताता है कि उसने पिछली बार उसे मना कर दिया था क्योंकि उसकी मां को मदद की जरूरत थी, लेकिन रोजली को उसके स्पष्टीकरण पर संदेह होता है। फिर जोसेफ अपनी गहरी भावनाओं को साझा करते हुए स्वीकार करता है कि उसकी उम्र के लोगों को अक्सर एहसास होता है कि उन्होंने वो नहीं किया जो वे वास्तव में चाहते थे। वो आराम करने और शांति से मछली पकड़ने के लिए एक शांत समुद्र तट पर जाने के अपने सपने को प्रकट करता है। अंत में वो स्वीकार करता है कि वो दिन के उजाले में उसके साथ एक कोमल क्षण साझा करना चाहता है। रोजली को पहले निराशा होती है, लेकिन सोचने के बाद वो अपनी भावनाओं के आगे झुक जाती है और जोसेफ की इच्छा पूरी करती है। जोसेफ की मां मर जाती है और अंतिम संस्कार के बाद रोजली शोक कार्ड देखती है। उसे कैथरीन का एक नोट मिलता है और पता चलता है कि जोसेफ बेवफा है। गुस्से में वो बाहर उससे भिड़ जाती है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाती है। जोसेफ खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, दावा करता है कि कैथरीन सिर्फ एक अफेयर थी और रोजली उसके लिए बहुत मायने रखती है। रोजली आश्वस्त नहीं होती, उसे दूर धकेलती है और चली जाती है। उस शाम कैथरीन जोसेफ से मिलने जाती है। वो जानती है कि क्या हुआ और उससे कहती है कि वो शादी करना चाहती है। जोसेफ मना कर देता है और अपने रिश्ते को खत्म कर देता है। कैथरीन उसे चेतावनी देती है कि उसे इसका पछतावा होगा। अगले दिन जोसेफ को पता चलता है कि कैथरीन के पिता नाथन सब कुछ जानते हैं और इसे जाने नहीं देंगे। उस रात जोसेफ ने उपहार के रूप में मिली शिकार राइफल को पकड़ लिया और नाथन का इंतजार किया। जब नाथन अपनी पत्नी के साथ आता है तो वो कहता है कि वह बस बात करना चाहता है। वो जोसेफ से पूछता है कि क्या वो कैथरीन से शादी करने की योजना बना रहा है, लेकिन जोसेफ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि उसे संदेह है कि वो उसके जैसा है। नाथन ने निष्कर्ष निकाला कि जोसेफ एक सभ्य व्यक्ति है और पूरी तरह से दोषी नहीं है। उनका मानना है कि कैथरीन दोष साझा करती है। हालांकि नाथन की पत्नी इससे सहमत नहीं है। वो जोसेफ को थप्पड़ मारती है और उस पर कैथरीन का फायदा उठाने का आरोप लगाती है। नाथन स्थिति को और न बढ़ाने का फैसला करता है और सुझाव देता है कि वे शांतिपूर्वक अलग हो जाएं। उनके जाने के बाद कैथरीन वापस आती है और जोसेफ से पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। जोसेफ जवाब देता है कि उनका रिश्ता सिर्फ एक छोटा सा चक्कर था और उनका साथ में कोई भविष्य नहीं है। वो बहुत बूढ़ा है और वो ये जानने के लिए बहुत छोटी है कि वो वास्तव में क्या चाहती है। कैथरीन उसे चूमती है और कबूल करती है कि उसने कुछ बुरा किया है। जब जोसेफ पूछता है कि उसका क्या मतलब है,
तो वो बाहर की ओर इशारा करती है। जोसेफ बाहर निकलता है और खलिहान में आग लगी हुई देखता है। वो गाय को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से कैथरीन का घोड़ा आग की लपटों में जल जाता है। अगले दिन जोसेफ अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। वो रोजली के साथ सुलह करता है और कबूल करता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है। वो उसे माफ कर देती है। साथ में वे समुद्र में जाते हैं और अपना बाकी जीवन वही बिताने का फैसला करते हैं और फिल्म यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और फिल्म के बारे में अपने विचार कमेंट में शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं